हूं आपके साथ वक्ता दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं और आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम कर्जदार कंपनी और दिवालियापन कानून के बारे में बात करेंगे। जब किसी कंपनी के पास कर्ज वापस करने के लिए पैसे नहीं होते हैं तो वो कानूनन खुद को दिवालिया घोषित कर सकता है। आज हम इस पहलू पर ही जानकारी देंगे। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि IBBI ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत परिसमापन के लिए नियमों में संशोधन किया है और जिसके द्वारा बोर्ड ने लिक्विडेटर को आसानी से वसूली नहीं योग्य संपत्ति सौंपने की अनुमति देते हुए हितधारकों की परामर्श समिति से सलाह लेने के बाद दी है और कानून के तहत कर्जदार कंपनी की संपत्ति को लिक्विडेटर द्वारा बेचा जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी कंपनी कर्जदार को लिक्विडेशन के लिए पूरी संपत्ति के बारे में ही बिकने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जैसे जैसे संपत्ति बिकेगी कर्जदारों का निपटान किया जाएगा। दिवाला नियामक के कुछ लेनदारों को अनुमति देने के लिए नियमों में भी संशोधन किया गया है। जो ऋणदाता परिसमापन प्रक्रिया खत्म होने का इंतजार नहीं करना चाहते हैं वो कंपनी के अन्य लेनदारों को ऋण स्थानांतरित करके लिक्विडेशन प्रक्रिया से बाहर निकल सकते हैं। दिवालिया कानून से संबंधित कानून की ज्यादा जानकारी देंगी हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता परमानंद पांडे जी। परमानंद पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। तो एक बार फिर से आपको एक विषय की जानकारी दे देते हैं। कंपनी के दिवालियापन से जुड़ी कानूनी जानकारी आज हम आपको देंगे और इसके लिए आप टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं इन नंबर्स पर आप कॉल करके कानूनी सहायता ले सकते हैं, राय मशवरा कर सकते हैं। नंबर्स हैं 012061279379, 012061279338। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और परमानंद जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि कंपनी को कब दिवालिया घोषित किया जाता है? देखिए वक्ता जी, कंपनी को कब दिवालिया घोषित किया जा सकता है इसके बारे में देखिए अभी तक तो क्या है कि लोग इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी दोनों को मिला देते थे, कहते थे जैसे इंसॉल्वेंसी वैसे बैंकरप्सी, लेकिन दोनों में अंतर है, बहुत अंतर है। अंतर ये है कि एक कंपनी अगर मान लीजिए कर्ज ले लेती है, कोई कर्ज है और कर्ज को वो दे नहीं पाती है तो वो इंसॉल्वेंट हो गई। जैसे 1 मिनट के लिए मुझे लीजिए कि मेरे टेलीफोन का बिल आ गया 2000 रुपए और वो आपको 20 तारीख तक उसको या 15 तारीख तक उसको देना है। मैं बिल को अदा नहीं कर पा रहा इंडिविजुअल में और बिल को 15 तारीख तक नहीं जमा कर पाता हूँ। 17 तारीख तक किसी तरह से हमको मोहलत मिल जाती है, लेकिन मुझे 20 तारीख को मान लीजिए मेरा वेतन मिलता है और कहीं से आमदनी हो जाती है तो मैं 20 तारीख तक उसको कहता हूँ कि 20 तारीख तक आपको बिल जमा कर दूंगा। लेकिन अगर 20 तारीख को भी नहीं जमा कर पाया मैं तो वहां पर क्या स्थिति बन जाएगी कि हम बिल देने की स्थिति में नहीं है। ये तो हो गया। पहली स्थिति तो थी कि हमारी वो इंसॉल्वेंट थे, माने हम जमा करने की हालत में नहीं है लेकिन बाद में हम जमा कर देंगे। लेकिन अगर ये स्थिति आ जाती है कि हम जमा ही नहीं कर सकते हैं तो ये हो गई बैंकरप्सी की स्थिति। ये इसका खास चीज में मान लीजिए कोई कंपनी है, कंपनी ने कर्ज ले लिया, बहुत सारी कंपनियां हजारों करोड़ रुपए का कर्ज ले लेती हैं और कर्ज लेकर के वो आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। बिजनेस किसी कारणवश उनका नहीं चल पाया तो वो इंसॉल्वेंट हो गई और इंसॉल्वेंट होने के बाद ऐसी स्थिति आ गई कि वो पूरा ही नहीं कर पा रहे हैं और जब उनकी ऐसी स्थिति आ गई कि वो नहीं दे सकते हैं तो वो बैंकरप्ट हो जाते हैं। जैसे कोई कंपनी, 1 मिनट के लिए और भी उदाहरण मैं दे देता हूँ। एक कंपनी मान लीजिए 1000 करोड़ रुपए की कंपनी है, रियल एस्टेट कंपनी है और उसमें उसके पास गाड़ी है, उसके पास घोड़ा है, उसके पास हो सकता है 1000 करोड़ से 2000 करोड़ तक की संपत्ति भी हो, लेकिन वो उसको जो डे टू डे एक्सपेंसेस हैं, जो और खर्चे हैं और नौकरी में काम करने वाले लोग हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, उनका सैलरी नहीं दे सकते हैं,
टेलीफोन के बिल नहीं दे सकते हैं, लाइट के बिल, बिजली के बिल नहीं दे सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, वो उनके पास खर्च नहीं चलाने के लिए है। लेकिन एसेट उनके पास बहुत बड़ा है, एसेट है कि अगर वो बेचे तो 2000 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। लेकिन बेचना इतना आसान नहीं होता है कि उसको तुरंत गया और तुरंत बेच दिया। ऐसी स्थिति में कंपनी क्या जाती है, कहती है कि मुझे आप बैंकरप्ट घोषित कर दीजिए, जिससे मैं धीरे धीरे अपनी कंपनी को सही स्थिति में ले आ सकूं। यही बैंकरप्सी और इंसॉल्वेंसी का खास अंतर होता है, यही मेन चीज है। जी बिल्कुल बिल्कुल परमानंद जी, आपने बहुत बेहतर तरीके से समझाया। साथ ही साथ सर आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड क्या कुछ है, ऐसे सामान्य भाषा में समझाइएगा। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि ये क्यों लाया गया था। देखिए, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड जो भारत का इतिहास है, जैसे छोटा सा आप देखें इसमें, जी, तो 1991 में यहाँ लिबरलाइजेशन शुरू हुआ, उदारीकरण शुरू हुआ। उदारीकरण 1991 में हुआ कि कंपनियां भारत के और भारत के बाहर को भी उनको ये दिया गया छूट कि आप कंपनी बना करके और व्यापार को आगे बढ़ाएं। ये इस ढंग की स्थिति आ गई। 2002 में एक कंपटीशन कमीशन आया और 2009 में वो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया पास हुआ, CCI जिसको कहते हैं आज भी है। तो उसके तहत 1991 में तो उनकी एंट्री हो गई कि आप हम ज्यादा कंपनियां खोल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, लोगों को रोजगार ज्यादा मिलेगा और भारत की समृद्धि आएगी। लेकिन 2009 में उन्होंने कहा कि नहीं, आप कंपटीशन कैसे कर सकते हैं। 2009 में वो कंपटीशन की बात आ गई कि कंपटीशन किस ढंग से कर सकते। 2016 में आया कि हम एंट्री तो हो सकती है और हमको कंपटीशन भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जिट नहीं है, हमारा बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। मान लीजिए कंपनी हमारे डूबने के कगार पर आ गई तो हम बाहर कैसे निकलें। और जब बाहर निकलने की स्थिति में ही ये बैंकरप्सी कोड आया, जो इंडियन बैंकरप्सी कोड आया, ये 2016 में अक्टूबर में आया और तब से लेकर के ये चीज चलती है। ये मेन चीज है जो इससे जुड़ी हुई है कि हमारे क्यों आया, क्यों, इसके पीछे क्या कारण है। कारण इसका यही है कि एंट्री हो गई थी, कंपटीशन हो गया था, एग्जिट का कोई, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था, इसी नाते इस कोड को ले आया गया है। बिल्कुल परमानंद जी, ये जो इंसॉल्वेंसी से जुड़े नियम कायदे कानून हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि कितने दिनों के अंदर ये इंसॉल्वेंसी की जो प्रक्रिया होती है इसे खत्म करने का निर्देश होता है। देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया, क्योंकि इंसॉल्वेंसी तो बताया गया कि एग्जिट का रास्ता हुआ कि हमको मान लीजिए नहीं हम चला पा रहे हैं कंपनी को, तो कैसे चलाएंगे, क्या करेंगे, क्या स्थिति बनेगी। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि अनंत काल तक आप इसको चलाते रहिए कि हम अनंत काल तक चलाएंगे और हम तब जा करके इसको कंपनी को बंद करेंगे। नहीं, आपको कंपनी को किस बारे में इसके बारे में निर्णय, अंतिम निर्णय 180 दिन के भीतर ले लेना होगा। और अगर 180 दिन के भीतर मान लीजिए बहुत बड़ा मसला हो रहा है तो उसमें 90 दिन की और मियाद दे दी जाती है। तो 270 दिन के भीतर इसको किसी न किसी तरह से इसका सोल्यूशन निकलना होगा और ये जो है इसी कोड के तहत ही सोल्यूशन मिल जाएगा, उसी कोड के तहत उसका समाधान, उसका हल निकल जाएगा। इसीलिए इस कोड के तहत ये दिया गया है कि 270 दिन अधिकतम सीमा होती है जिसके तहत आपको ये पूरा कर देना है, इसका समाधान कर देना है। बिल्कुल बिल्कुल परमानंद जी, ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया की क्या भूमिका है और इस बोर्ड का गठन कैसे होता है, ये भी हमारे दर्शकों को सामान्य भाषा में समझाइएगा। मैं बहुत सामान्य भाषा में ही बता रहा हूँ कि देखिए, इस पर तो सवाल बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो ये बोर्ड है, दो चीजें होती हैं। आप देखिए कि कंपनी बनी तो दो चीजें इसमें होती है, एक तो रेगुलेटर होता है, एक होता है एडजुडिकेटर। रेगुलेटर का मतलब जो रेगुलेशन, जो उसका कैसे नियमन हो उसके बारे में आपको बताता है, और एक होता है कि उस पर फैसला करता है, वो एडजुडिकेटर, वो फैसला सुनाता है, वो एडजुडिकेटर होता है। इसके दो भाग होते हैं आज। तो इस दोनों भागों में यह है कि कैसे हम इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, एक तो ये होता है जो रेगुलेटर का काम करता है, और जैसे NCLT हुआ, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो हो गया ये, और या DRT हुआ, तो NCLT जो है वो क्या करती है,
जो कंपनियों से संबंधित मुकदमे को वो देखती है, लेकिन डीआरटी जो है वो इंडिविजुअल व्यक्तिगत मामलों को देखती है, उस चीज को ले आती है। तो वहां तो हो गया वो एडजुडिकेटरी रोल में, लेकिन ये जो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको IBBI कहते हैं, ये IBBI का काम है कि वो किसी तरह से उसको रेगुलेट करे और इस ढंग से रेगुलेट करे कि जिससे कि ठीक ढंग से उसका नियमन हो और किसी को इसमें घाटा ना हो, ना तो इन्वेस्टर को घाटा हो, ना जिसने पैसा लगाया है, जिसने कर्ज दिया है, ना तो कर्ज देने वाले को कोई नुकसान हो, ना कोई उसको चलाने वाले को नुकसान हो। ये इसका पीछे यही उद्देश्य है और यही इसका इतिहास है। बिल्कुल। परमानंद जी, लिक्विडेशन नियमों में किस तरह के बदलाव किए गए हैं, ये भी समझाएं। देखिए, अब लिक्विडेशन का पहले तो तात्पर्य क्या है। लिक्विडेशन का तात्पर्य, जैसे एक कंपनी हमारी बनी हुई है, अब वो कंपनी को एडजुडिकेटर ने कहा कि आप इसको लिक्विडेट कर दीजिए, तो लिक्विडेट करने के तौर तरीके बताए जाएंगे कि कैसे हम उसको लिक्विडेट करेंगे, माने उसका समाप्त कैसे करेंगे, समाप्ति की ओर कैसे ले जाएंगे, उस ढंग से उसको देखते हैं कि हम उसको लिक्विडेटर ले जाए। और लिक्विडेटर कैसे होगा? लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाता है जो ये देखेगा कि किस अनुपात में, जैसे कंपनी मान लीजिए 5,000 करोड़ की कंपनी है और 5,000 करोड़ रुपए से उसके ऊपर 6,000 करोड़ रुपए का कर्ज दबा हुआ है, तो लिक्विडेटर क्या करेगा? लिक्विडेटर इस चीज को ध्यान में रखेगा कि उसके नीलामी गिरे या और भी तरीके अपनाए, उस तरीके से देखें। लेकिन जिस समय उसके लिक्विडेशन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो 5,000 की कंपनी है तो उसमें लोग 3,000 करोड़ या 4,000 करोड़ या 4,500 करोड़ रुपए देते हैं, तो उसकी प्रक्रिया को वो तय करने का काम लिक्विडेटर करता है। और लिक्विडेशन में यही अभी नया नियम भी आ गया है कि लिक्विडेटर इस चीज का ध्यान रखेगा कि किस ढंग से अधिकतम राशि वसूल की जा सके, जिससे कि कंपनी को आप घाटे से बाहर ले आकर के और इन्वेस्टर्स को और दूसरे लोगों को भी किसी तरह का घाटा ना होने पाए और उनको पूरी तरह से समुचित मुआवजा, समुचित रूप से उनका पूरा किया जा सके, उनके घाटे को। ये चीज को ध्यान में रखना चाहते हैं। और दूसरी चीज ये है कि कंपनी भी अगर चल सकने की स्थिति में है तो उसको कंपनी को चलाया जाए, जिससे तमाम लोगों को रोजगार भी मिलता है, व्यवसाय भी बढ़ेगा और आर्थिक स्थिति बढ़ेगी। मेन उद्देश्य ये होता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी बिजनेस को किस तरह से आप अच्छे ढंग से कर सकते हैं। जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत बाहर से इन्वेस्टर्स भी आएंगे, यहाँ से भी इन्वेस्टमेंट होगा, और जब अगर कठिनाई हो जाएगी बहुत ज्यादा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं रहेगा, तो ऐसी स्थिति में न तो व्यापार बढ़ेगा, न रोजगार बढ़ेगा, न समृद्धि बढ़ेगी। इसीलिए कहा गया है कि IBBI को रखा गया है। बिल्कुल। आज हम आपको कंपनी के दिवालियापन से जुड़ी हुई कानूनी जानकारी दे रहे हैं और जिसके लिए हमारे साथ लगातार हमारे कानूनी विशेषज्ञ परमानंद पांडे जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जो इसकी जानकारी दे रहे हैं। अगर आपकी भी इससे जुड़ी हुई कोई समस्या हो या फिर आप इससे जुड़ा हुआ कोई समाधान चाहते हैं तो आप टीवी स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और कानूनी राय हमारे साथ जुड़कर ले सकते हैं। परमानंद जी, ये लिक्विडेशन पर पहले क्या स्थिति थी या पहले क्या कुछ कानून थे, क्या कुछ नियमों में नया बदलाव हुआ है और इन बदले हुए नियमों की वजह से किसे किस तरह का फायदा पहुंचा है, या ये कह सकते हैं कि रियल एस्टेट वालों को कुछ ज्यादा फायदा इसके तहत पहुंचाया गया है या पहुंचा है? देखिए वक्ता दुबे जी, जो ये लिक्विडेशन के पुराने नियम थे, लिक्विडेशन के नियम तो थे ही, लेकिन वो बहुत दुरूह थे, बहुत ही कठिन थे। अब उनको थोड़ा सा सहज बना दिया गया है। और जैसा कि आपने पहले भी सवाल एक पूछा था, उसमें मैंने बताया था कि इसमें समय कितना लगता है। तो समय अधिकतम सीमा इसकी 270 दिन कर दी गई है। ये नए संशोधन के तहत हुआ है, पहले ये बात नहीं थी। पहले मान लीजिए अगर 3 साल, 4 साल, 5 साल लगा दिया है आपने इसको लिक्विडेट करने में, तो कोई पर्पज न तो सर्व होता है जो कंपनी चला रहा है, और न उसका पर्पज सर्व होता है जिसने उसको क्रेडिट दिया है, न उसका पर्पज सर्व होता है जो शेयर होल्डर है। तो इसमें कहा गया है कि लिक्विडेटर को किसी भी कीमत पर 270 दिन के भीतर इसको सेल कर देना पड़ेगा। अब दूसरा सवाल आपका आता है, दूसरा सवाल यह आता है कि क्या इससे उनको लाभ होता है जो लोग रियल एस्टेट बिजनेस में हैं? रियल एस्टेट बिजनेस में वालों को निश्चित तौर पर इसमें लाभ हुआ। अब आप देखेंगे
कहीं भी मतलब दिल्ली के आसपास की स्थिति ये है कि नोएडा में चले जाएं या कहीं जाएं, तो अभी कुछ दिन पहले की फाइनेंशियल एक्सप्रेस में और इकोनॉमिक टाइम्स दोनों में एक खबर आई थी कि 1 लाख से ज्यादा मकान यहाँ पर बिकने से बचे हुए हैं। होता क्या था कि रियल एस्टेट चलाने वाले लोग क्या करते थे कि एक कंपनी को उन्होंने लॉन्च किया, उसमें से पैसा मिला, आधा अधूरा पैसा उन्होंने लगाया और फिर दूसरी कंपनी लॉन्च कर दिया, तीसरी कंपनी लॉन्च कर दिया, तो पहली ही जो उनके जो बिल्डिंग बना रहे हैं, जो ब्लॉक बना रहे हैं, उसको ही नहीं पूरा कर पाए। अब स्थिति ये थी, पहले दिया गया था कि नहीं, अब आपको लिक्विडेटर जो बैठेगा वो इस चीज में समानुपातिक रूप से देखेगा कि कैसे किस दिन से आपने किया है। लाभ तो निश्चित रूप से रियल एस्टेट वालों को हुआ है, लेकिन यह लाभ उपभोक्ताओं को भी हुआ है और इससे लोग जो उन्होंने पैसा लगाया था उनको भी हुआ है कि अब आपको कोई मोहलत नहीं इस ढंग की मिलेगी कि आप इसका पैसा वहां लगा दें और उसके पैसे को वहां लगा दें, न हमारा काम पूरा होगा न दूसरे का काम पूरा हो पाए। तो ये स्थिति बन गई है जिसके कारण सबको लाभ हुआ है और ये कानून जो बना है ये निश्चित रूप से सबके फायदे के लिए बना है। जी बिल्कुल। परमानंद जी, आईबीसी के 5 साल कैसे रहे हैं, इसकी भी जरा जानकारी दे दीजिए। जी जी, देखिए ये आईबीसी के ये 5 साल कैसे रहे हैं। 2016 में तो कानून आया, अब 2016 के बाद उसके बाद बना, तो अब आप 2021 में इस पर असेसमेंट हुआ और इस असेसमेंट में ये पाया गया कि इस कारण से बहुत सारी कंपनियों को पूरी तरह से रिकंस्ट्रक्शन हुआ है, उनको कायदे से ले आ गया है, वो बहुत बुरी स्थिति में आ गई थी जिनके कारण उनका निश्चित रूप से उनको ले आने पर, ढर्रे पर ले आने में मुश्किल हो गया था। तो 5 साल के भीतर इसका जो योगदान है, जो असेसमेंट है, जो आकलन है, उस आकलन के तहत ये साफ तौर पर ये बात दिखाई देती है कि इससे इन्वेस्टर्स का फायदा हुआ है, इससे कंपनी चलाने वालों का फायदा हुआ है और इससे ये भी एक फायदा हुआ है कि लोगों में इन्वेस्टमेंट के प्रति जागरूकता बढ़ी है और लोगों में ये भी हुआ है कि कंपनी ठीक ढंग से चलाने का एक रास्ता साफ हुआ है। बिल्कुल। परमानंद जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो संशोधन किए गए कानूनों में किस तरह की चुनौतियां सामने आई हैं? और ये छोटी मोटी चुनौती नहीं है सामने कि संशोधन जो किए गए हैं उसमें छोटी मोटी चुनौती का ये नहीं आई है। इसमें बहुत ज्यादा इसका तमाम लोगों ने विरोध इसलिए किया कि जिनके मन में करीब तरह से खोट थी, बेईमानी की स्थिति थी और तमाम अधिकारियों का जैसे लगता था कि उसमें हस्तक्षेप बहुत ज्यादा होता था, उन्होंने भी इसका विरोध किया। तमाम इसमें जो वेस्टेड इंटरेस्ट वाले, निहित स्वार्थ वाले लोग थे, उन्होंने भी इसका विरोध किया। लेकिन वास्तव में सरकार का दायित्व होता है, चुनी हुई सरकार का ये दायित्व होता है कि वो देखे कि जनता के हित में क्या फैसला हो रहा है और जनहिताय ये कार्य हुआ है, तो निश्चित तौर पर ये फायदा जो है जनता के हित में हुआ है। बिल्कुल। परमानंद जी, आपने जिस हिसाब से इस पूरे मामले को समझाया, हमारे दर्शकों के सामने रखा और इस कार्यक्रम के साथ आप जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।